बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। टेस्टिंग ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स देखे थे। हाई फ्रीक्वेंसी टेस्ट, इसी तरह से हमारा जो है वो पावर फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट था, और इसके साथ जो तीसरा टेस्ट था वो हमने सर्ज और इम्पल्स टेस्ट किया था, जिसके अंदर हमने फ्लैश ओवर टेस्ट को डिस्कस किया था। और फ्लैश ओवर के अंदर मज़ीद हमारी 2 टाइप्स थी, एक वेट कंडीशन में थी और एक आपकी ड्राई कंडीशन में थी। कि इंसुलेटर्स को ड्राई कंडीशन में उसका जो है हमने ब्रेकडाउन चेक किया, और इसके साथ ही उसके ऊपर जो है वो हमने आर्टिफिशियल रेन की, और उसको वेट कंडीशन के अंदर उसकी जो है ब्रेकडाउन हमने चेक किया, जिसको हमने ड्राई 1 मिनट टेस्ट और वेट जो दूसरा था वो वेट फ्लैश ओवर या 1 मिनट रेन टेस्ट था। तो अब उसके साथ ही हमारा एक थोड़ी सी डिस्कशन रह गई थी कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किसी भी मटेरियल का, वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस करना था, ये रिमेनिंग पोर्शन है हमारा। तो ये कुछ बातें हैं, थोड़ी सी हम देख लेते हैं, तो फिर हमारा जो आज का टॉपिक है टेस्ट ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का, वो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो अब ये है कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन मटेरियल है, वो अपार्ट फ्रॉम द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ depends upon many factors which are the followings, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जो थिकनेस ऑफ द सैंपल है वो आपको जो है वो उस पर डिपेंड करता है, थिकनेस पे, यानी सैंपल के ऊपर जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, और उसकी शेप जो सैंपल की है उस पर डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ। और इससे जो है नंबर 3 पे ये है कि प्रीवियस इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल। ठीक है जी, प्रीवियस इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल ट्रीटमेंट जो आपने उस सैंपल पे की है पहले, ज़ाहिरी बात है उसको पहले भी आपने उसके ऊपर जो है वो वोल्टेज अप्लाई किया है, उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो वो भी डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि अब जो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितना होगा। ज़ाहिरी बात है टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसकी जो है वो कमी आएगी। इसके साथ ही जो शेप और साइज़ है मटेरियल एंड अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, ज़ाहिरी बात है कि जो आपकी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड है कि आपने किस पोजीशन में जो इलेक्ट्रोड रखे हैं, उसकी वजह से ज़ाहिरी बात है जब आप पोजीशन चेंज करते हैं, अरेंजमेंट चेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी हिसाब से बनेगी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो इस तरह से वो होगी। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट्स विच द इलेक्ट्रोड मेक विद सैंपल, और नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रोड किस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं। वेव फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ज़ाहिरी बात है कि अगर तो एसी के केस को आप देख रहे हैं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म, जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं किस टाइप का कर रहे हैं, ट्रायंगुलर है, साइनोसाइडल है, कोई और उसकी जो है वेव फॉर्म है, और उसके साथ साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हाई है, लो है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी है। अगर तो डीसी है तो फिर ज़ाहिरी बात है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस नहीं होगी। तो अब उसके बाद है हमारे पास रेट ऑफ एप्लीकेशन of the testing voltage and the time during which it is maintained at a constant value, कि आपने किस रेट से जो आपके पास सैंपल है वो आपने किस रेट से उसको टेस्ट किया है, मीन्स कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने कैसे वोल्टेज को बढ़ाया है, क्या आपने रेट रखा है, मीन्स रेशो जो टाइम की है वो आपने क्या रखी है। ठीक है जी, तो वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ ही हमारे पास जो सेकंड लास्ट है वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी व्हेन द टेस्ट इज़ कैरिड आउट,
जब आप टेस्ट वो रन कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो जो ह्यूमिडिटी है आपके इन्वायरमेंट की, जहाँ पे आपकी टेस्टिंग हो रही है, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी आपका जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, आपके गिवन मटेरियल की जिसकी आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं। और इसके बाद है मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ द सैंपल। ज़ाहिर बात है मॉइस्चर कंटेंट से भी आपका जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इफ़ेक्ट होएगा, और जिस तरह का मॉइस्चर ज़्यादा होगा ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर आपका जो है जल्दी ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारा रिमेनिंग पोर्शन था हमारे प्रीवियस लेक्चर का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग ऑफ द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब जो सबसे पहले हम इसकी जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की नेचर है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसका ब्रेकडाउन होता है। ये हमने पहले भी इसकी मुतालिक थोड़ा सा हमने सेकंड चैप्टर के अंदर इसको डिटेल में स्टडी किया था कि जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है सॉलिड की वो किस तरह से ब्रेकडाउन होती है। आज हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर नेचर इसकी देख लेते हैं पहले। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, आपके सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, इनको जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, मींस कि इसके ऊपर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर लॉस होता है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। क्योंकि मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है तो इसलिए जो लॉस हो रहा है वहाँ पर उसको आप डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। अब इस लॉस की वजह से, डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से आपका जो हीट है वो विद इन द मटेरियल बनती है वहाँ पर, और जो आपके कुछ जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं वो आपके गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बैड थर्मल कंडक्टर्स हैं, और जो मोस्टली इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं वो बैड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। और जो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है वो कम होती है, और वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपके जो मटेरियल हैं उसको जो है जल्दी से डेटोरिएट कर दें। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसलिए हम जो है मोस्टली जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो बैड थर्मल कंडक्टर होते हैं। नाउ द कंडक्टिविटी ऑफ द हीट सो प्रोड्यूस इज स्मॉल, इट इज़ नॉट रैपिडली, यहाँ से है कि यहाँ से देखें इसको। नाउ द कंडक्टिविटी ऑफ द सच मटेरियल इंक्रीजेज कंसिडरेबली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जो आपकी कंडक्टिविटी है मटेरियल्स की वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। एंड द डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो ज़ाहिर बात है उसके साथ साथ आपका लॉस भी बढ़ेगा, क्योंकि हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर आप राइज कर रहे हैं, तो आपका जो लॉस है वो तो बढ़ेगा। देयरफॉर राइज एंड प्रोड्यूस मोर हीट, इससे फिर क्या होगी, मोर एंड मोर हीट प्रोड्यूस होएगी। एंड द टेम्परेचर दस बिल्डिंग अप फ्रॉम द स्मॉल इनिशियल टेम्परेचर राइज, यहाँ से छोटे से वो जो है ज़्यादा होता जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज, अब यहाँ पर देखें कि एक तो वहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, फिर वहाँ से डिसिपेट हो रही है वही हीट। अगर तो हीट डिसिपेशन जो है वो ज़्यादा है आपकी हीट जनरेशन से, तो फिर आपका थर्मल बैलेंस होएगा, स्टेबल कंडीशन आ जाएगी और वहाँ पर रुक जाएगा आपका ब्रेकडाउन। अगर तो इसका उलट है, मींस के जो आपकी हीट डिसिपेशन है वो कम है और हीट जनरेशन ज़्यादा है, तो फिर आपका थर्मल बैलेंस नहीं आएगा और वो आपका जो ब्रेकडाउन है वो वहाँ पे अकर हो जाएगा और आपके मटेरियल को बर्न हो जाएगा, आपका मटेरियल वहाँ पर जल जाएगा मटेरियल। तो यही बात यहाँ पर देखें डिस्कस की हुई है कि इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट डिसिपेशन या डिसिपेटेड विद राइज ऑफ टेम्परेचर is greater than the rate of increase of the dielectric loss with the temperature rise, ठीक है जी। a stable condition जिसको आप thermal balance will be reached। अब इसका अपोजिट है कि if however the later rate of increase is greater than the former, the insulation will break down
owing to excessive heat production which burns the material। ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली क्योंकि हीट जहाँ से डिसिपेट ही नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जनरेट हो रही है, तो मटेरियल इतना गर्म होगा कि जल जाएगा। ठीक है जी। तो अब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में किसी भी गिवन मटेरियल के गिवन टेम्परेचर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर एंड टू द स्क्वायर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ पर। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लें कि ये स्क्वायर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पे जो है वो उसका लॉस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हिंस द डिक्रीज इन ब्रेक डाउन वोल्टेज with the increasing time of application and increasing temperature and also dependence upon the voltage, upon the shape, size and material of the electrodes and upon form the electric field। तो इस तरह से इसका जो है वो डिपेंडेंस है। तो ये थी हमारे जो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स थे, उनकी हमने नेचर देखी कि वो कैसे उनका जो है ब्रेक डाउन होता है। तो हमने ये इसके अंदर कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, दबाव देते हैं, स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं, तो उसके मटेरियल के अंदर जो है वो हीट प्रोडक्शन होती है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। तो उससे फिर जो है वो आपकी जो है वो उस लॉसेस से हीट इतनी हो जाती है कि आपका मटेरियल बर्न कर जाता है। तो अब उसके बाद है हमारा इसी का जो पार्ट है अब है जिसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स। जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर अपरेटस दिखाया है जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो है वो शीट रखी है, डिस्क रखी है जिसका जो है डायमीटर 10 सेंटीमीटर तक है, और इसी तरह से जो हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको जो कि 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर तक के हैं उनको हमने वहाँ पे एकोमोडेट किया है। स्फेरिकल इन नेचर हैं जैसे कि आपको शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ये अपरेटस अप्लाई करके हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं इन दो इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाइड वोल्टेज करके। तो अब यहाँ से इसको देखते हैं हम अ शीट और डिस्क ऑफ द मटेरियल ऑफ नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इज़ टेकन एंड रिसेस्ड ऑन बोथ साइड सो एज टू अकोमोडेट द स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स। रिसेस्ड मीन्स के जो जिस तरह आप यूँ समझे कि जो हम एक्सटेंड करते हैं, मीन्स कि किसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं तो इसका जो उलट होता है, अपोजिट जो होता है वो होता है ये रिसेस्ड, मीन्स कि उसको वापस कन्वर्ज करना। तो ये जो साइडों से जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड रखे हैं वहाँ से हमने दोनों साइड से उसको रिसेस किया है, मीन्स कि उसको कंजेस्टेड किया है, उसको सुकेड़ा है। तो वो जो है वहाँ पे हमने स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर ये इस जगह की बात हो रही है रिसेस्ड, ये यहाँ पर ये चीज़। तो फिर उसके बाद क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है, अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इज़ अप्लाई करते हैं उस स्पेसिमन पे बाय मीन्स ऑफ 2 स्फीयर फिटिंग इनटू द रिसेस्ड विदाउट लीविंग एनी क्लियरेंस। यहाँ पर हमने कोई जो है वो रिसेस्ड फॉर्म बनाई है, यहाँ से इसको सुकेड़ के यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं रखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों मटेरियल्स हैं, ये इलेक्ट्रोड और ये जो आपकी शीट है इसके दरमियान कोई क्लियरेंस नहीं है। ठीक है जी। तो स्पेशली एट द सेंटर द रैपिड द अप्लाइड वोल्टेज इज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली साइन वेव फॉर्म एट 50। तो ये अप्लाई करते हैं आप। तो उसके बाद द वोल्टेज इज़ कमेंस्ड एट अबाउट 1/3 फुल वैल्यू ऑफ द इंक्रीज फुल वैल्यू एंड द इंक्रीज रैपिडली टू द फुल टेस्टिंग वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज हैं ये आप जो है कमेंस करते हैं एट अबाउट 1/3 ऑफ द फुल वैल्यू का थर्ड टाइम आप करते हैं। तो समटाइम्स इंसुलेटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड फाउंड टू कंटेन फ्लॉज इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स एंड एयर स्पॉट्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपका जो इंसुलेटर्स हैं जब ये बन जाते हैं तो उनमें मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, जब उनमें तो कुछ उनमें फ्लॉज रह जाते हैं जैसे कि वाइड्स हैं, कुछ
छोटे छोटे सुराख उस मटेरियल सॉलिड मटेरियल के अंदर बच जाते हैं। जैसा कि ये वॉइड्स और एयर स्पॉट्स से आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे कि आप मिट्टी के बर्तन लेते हैं और उसमें छोटे छोटे आपको कहीं पर सुराख नज़र आते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के वक्त बन जाते हैं, तो वो आपके वॉइड्स छोटे छोटे या एयर स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको आप ऐसे उंगली से दबाते हैं तो वहाँ पे गड्ढा पैदा हो जाता है। ठीक है जी, मिट्टी के बर्तन जैसे कि आप लेते हैं वहाँ से ये आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं, वो भी सॉलिड मटेरियल होता है। तो दीज स्पॉट्स, ये जो स्पॉट्स होते हैं नॉन ह्यूमोजिनिटी की वजह से, मीन्स कि जिस तरह आप आटा गूंदते हैं, आटा अगर आप अच्छे तरीके से उसको ना गूंदें तो उसमें वॉइड्स और उसमें जो है छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स और एयर बबल्स, इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं अगर आप उसको होमोजीनियस ना करें तो फिर इसका क्या होता है कि इन वॉइड्स के अंदर, एयर स्पॉट्स के अंदर आपका जो ब्रेक डाउन होता है हवा की वजह से या वहाँ पे जो एयर प्रोड्यूस हो जाती है तो वो कम होता है सॉलिड मटेरियल के जो है रिस्पेक्टिवली, तो उस वजह से वो ब्रेक डाउन कर जाती हैं। वहाँ पे छोटी छोटी चिंगारियाँ मीन्स प्रोड्यूस होती हैं और उनसे फिर हीट और इस तरह पूरा मटेरियल जो है आपका हीट अप हो जाता है और जल्दी ब्रेक डाउन कर जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दीज स्पॉट्स हैव लोअर ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ देन द मटेरियल इटसेल्फ, एंड इफ प्रेजेंट वुड ग्रेजुअली deteriorate and cause ultimate breakdown after a number of years। तो इसलिए ये जो है कुछ सालों बाद आखिरकार उसका ब्रेक डाउन हो जाता है इन स्पॉट्स और वॉइड्स की वजह से। तो इस वक्त हम जो है ये करते हैं कि जब इसकी जो है डिज़ाइनिंग करते हैं, मीन्स कि जब इसको बनाते हैं तो इसको हम कोशिश करते हैं कि सॉलिड मटेरियल जो है हमारा वो होमोजीनियस होना चाहिए, उसमें वॉइड्स और एयर स्पॉट्स प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। तो अब उसके बाद है कि हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन काज्ड इन दी स्पॉट्स वुड गिव राइज टू हैव हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड विच वुड बम्बार्ड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल काजिंग फिजिकल डिकम्पोजिशन। तो फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पर फिजिकल डिकम्पोजिशन भी होती है। जब आप जो है वो आयनाइजेशन होती जाएगी तो उससे फिर ब्रेक डाउन तो होएगा। और इस तरह से जो प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, द माइट बी कार्बोनाइजेशन, जो आपके प्लास्टिक टाइप मटेरियल हैं वो भी तो सॉलिड मटेरियल हैं, तो वहाँ पर आपकी कार्बोनाइजेशंस होती हैं, पॉलीमराइजेशंस, केमिकल डिकम्पोजिशन, इस तरह की जो है प्रोसेसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच वुड ग्रेजुअली डिफ्यूज़ इनटू द मटेरियल द बाई प्रोडक्ट्स, वो बाई प्रोडक्ट्स में उसको जो है डिफ्यूज़ करते जाते हैं, काजिंग द केमिकल डिस्ट्रक्शन। ज़ाहिर बात है आखिरकार उसकी केमिकल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, मीन्स कि वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। The useful life of the component using such material will depend on the weak spots and the applied voltage। तो जो उसके कंपोनेंट्स की यूज़फुल लाइफ है वो डिपेंड करती है वीक स्पॉट्स और अप्लाइड वोल्टेज पर। इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल एंड द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट इज़ लॉन्गर, ठीक है, and from the designer considerations the voltage to be applied if particular lifespan is required can be calculated। तो इसी तरह से ये जो शेयरिंग ब्रिज टाइप थी मेजरमेंट की हमने पीछे देखी थी, वो एवरेज मेजरमेंट वेयर द पावर फैक्टर एंड पावर लॉस इंडिकेट्स द वैल्यू ओवर द होल ऑफ द लेंथ, ठीक है जी। और इसी तरह से जो हम कंक्लूडेड करते हैं कि स्मॉल फ्लॉज इफ प्रेजेंट हैं वुड नॉट काज मच ऑफ वेरिएशन इन द ओवरऑल पावर फैक्टर, thus in the sharing bridge type of measurement such flaws would not brought out। जो उसमें ये आपके जो शेयरिंग ब्रिज टाइप है उसमें इस तरह के फ्लॉज जो है वो नहीं मिलते। तो अब इसी तरह से यहाँ पर हमने जो है वो लॉस फैक्टर जो कि tan डेल्टा जिसको हमने नाम दिया था अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पर हमने उसकी रेशो ली है कि वेरिएशन किया है लॉस फैक्टर को और उस हिसाब से देखा है हमने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कि एक वैल्यू तक तो जो है वो उसमें वोल्टेज को अप्लाइड वोल्टेज को अगर आप वेरी करते जाएं तो किसी हद तक तो आपका जो लॉस फैक्टर है उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक ख़ास मैक्सिमम जो सेफ वर्किंग वोल्टेज है उस ज़्यादा आप वोल्टेज देते हैं तो वहाँ पर आपका जो लॉस फैक्टर है यहाँ से आप देख सकते हैं वो फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है इस वैल्यू तक, ये कि जो कि इसकी मैक्सिमम
सेफ वर्किंग वोल्टेज है ये वाली, इससे पीछे देखें तो वहाँ पे लॉस फैक्टर में कोई ज़्यादा कमी नहीं आती, आपका नियर अबाउट कांस्टेंट रिलेशन रहता है। तो इसी तरह से ये है कि इफ़ द ऑपरेटर्स नीडेड टू बी यूज्ड फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड द अप्लाइड वोल्टेज कैन बी हायर देन दिस सेफ वैल्यू। अगर शॉर्ट रेंज के लिए है तो ये आपकी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हायर हो सकती है इस सेफ वैल्यू से। ये इस तरह के जो है वो वीक स्पॉट्स आपके बन जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका डाइलेक्ट्रिक है ये वाला, और ये उसके दरमियान एक कंडक्टर है। ये जो स्पॉट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं ये वीक स्पॉट्स हैं ये सॉलिड के अंदर, जो कि क्या करते हैं कि आपका मटेरियल का होल ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये वाला ये जिनको मैंने येलो किया है, दीज आर द स्पॉट्स। अब यहाँ पर है कि जो शेयरिंग ब्रिज टाइम मेजरमेंट है, सिंस इट मेजर्स द ओवरऑल लॉस सच स्मॉल इंडिविजुअल स्पॉट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ज़ाहिर बात है ये वहाँ पर जो इंडिविजुअल स्पॉट्स हैं वहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो सकते। इट इज़ नेसेसरी दैट सच स्पॉट्स आर डिटेक्टेड एज दीज इंक्रीज विद द टाइम एंड फाइनली कॉज इट्स ब्रेकडाउन। और ये उस वक्त डिटेक्शन होती है क्योंकि छोटे होते हैं, उस वक्त तो हमें नज़र नहीं आते और ना ही हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये जब छोटे स्पॉट्स हैं ये उस वक्त डिटेक्शन इनकी होती है जब हम जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ करते जाते हैं वोल्टेज को। फिर यहाँ पर ये फाइनली जो काज इट्स से जो है वो ब्रेक डाउन जब करते हैं तो फिर उसका जो है वो वहाँ पर इफेक्ट नज़र आता है। इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर आल्सो देयर माइट बी सच स्मॉल डिस्चार्ज अकर्स विच वुड नॉट बी मेजर्ड बाय द शेयरिंग ब्रिज। तो ट्रांसफार्मर में भी है जो है उस तरह का जो है डिस्चार्ज स्मॉल आते हैं, लेकिन वो शेयरिंग ब्रिज से हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, द मेथड इज़ टू अप्लाई सूटेबल high voltage to sample and subject it to a number of duty cycles, heat cycles, make and break cycles। तो इस तरह से डिस्चार्जेस जो हैं वो caused are made to give pulse to a high frequency amplifier। तो ये थी इस तरह से मीन्स के जो है आपने जो शेयरिंग ब्रिज को यूज़ करके आपने जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या जो लॉस ऑफ टेंजेंट है उसको डिटरमाइन किया। तो ये थी डिटर्मिनेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड मटेरियल या सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। तो अब इसके बाद है हमारे एक टेस्ट है, इम्पल्स टेस्टिंग है, जिससे ये है कि हम इम्पल्स अप्लाई करते हैं और उससे अपने मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं कि वो कैसे उसको जो है बेयर करता है और कैसे कहाँ पर उसका ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर आपको 3 केसेस हमने शो किए हैं जहाँ पर आपका कंप्लीट ब्रेक डाउन है, फिर इसी तरह से स्मॉल ब्रेक डाउन है और फिर इसी तरह से नो ब्रेक डाउन है। तो ये जो फर्स्ट फिगर है ये है कंप्लीट ब्रेक डाउन की, जब आपके इंसुलेटर का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है इम्पल्स के केस में, तो इस तरह से ये है। और इसी तरह से अगर जो है वो लोकल डिस्चार्ज हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, आपका स्मॉल डिस्चार्ज है, ब्रेक डाउन है, तो इस तरह का ये ग्राफ उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको अभी हम नीचे डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 तीनों केसेस को। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दीज आर डन एज टेस्ट ऑन द सैंपल ऑपरेटर्स। द इम्पल्स टेस्ट लेवल इज़ डिटरमाइंड बाय ऑपरेटिंग लेवल। ठीक है जी, ऑपरेटिंग लेवल से इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग वैल्यू होती है उसका 4 to 5 टाइम्स होती है ये आपकी इम्पल्स। अप्लाई ऑन द सैंपल सर्टन नंबर से 10 पॉजिटिव इम्पल्स एंड 10 नेगेटिव इम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि आपकी 4 to 5 टाइम्स है नॉर्मल वैल्यू के, उसको आप अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पर। फिर उसके बाद देखते हैं कि उसको विद स्टैंड करती है या नहीं करती। अगर उसको विद स्टैंड वो कर लेती है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन तो इट मीन्स कि द मटेरियल इज़ गुड, अदरवाइज द मटेरियल इज़ वेरी बैड बिकॉज दे कैन नॉट विद स्टैंड द वोल्टेज विदाउट एनी जो है। तो अब ये है कि टू टेस्ट द अल्टीमेट इम्पल्स स्ट्रेंथ, यहाँ से ये देखें कि अब हमने जो टेस्ट करनी है उसकी अल्टीमेट इम्पल्स स्ट्रेंथ को अप्लाई इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इम्पल्स वोल्टेज
आप इम्पल्स वोल्टेज अप्लाई करते जाए अनटिल डिस्ट्रक्शन अकर्स। ड्यूरिंग द टेस्ट इट इज़ नेसेसरी टू सी वेदर देयर इज़ एनी डैमेज। तो आपने टेस्ट के दौरान ये भी देखना है कि कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, फिर द डैमेज में नॉट बी इमीडिएटली विजिबल, और फिर ये होगा कि जो डैमेज है वो आपको जो है फ़ौरन भी नज़र नहीं आएगा। सो वी हैव इट ऑन आ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलोस्कोप, सिंगल स्वीप एंड हाई स्वीप जो मर्जी आप यूज़ कर लें। तो इसलिए हम जो है स्कोप का यूज़ करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को साथ देख लिया जाए। इन द इवेंट ऑफ कंप्लीट डैमेज, अगर तो आपका उस मटेरियल का कंप्लीट डैमेज होगा इम्पल्स अप्लाई करने से, जो इम्पल्स आपने 4 to 5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वैल्यू ऑपरेटिंग वैल्यू अप्लाई की हुई है अपने मटेरियल के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर, तो उसके अंदर अगर ये इवेंट आता है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है, तो फिर क्या होगा कि जो ब्रेक डाउन ऑफ द इंसुलेटर है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द इम्पल्स वोल्टेज विल बी इंडिकेटेड एज शोन इन फिगर। तो फिर जो इम्पल्स वोल्टेज जो है वो हम इंडिकेट करेंगे इस तरह से, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पर, ये है कंप्लीट ब्रेकडाउन, ये यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास नंबर 2, इफ़ द इंसुलेटर हैज़ सफर्ड ओनली माइनर डैमेज, अगर तो माइनर डैमेज आया है एंड द वेव फॉर्म वुड शो नो डिस्टॉर्शन, तो फिर जो है आपका ग्राफ जो इम्पल्स वो हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ये आप देख सकते हैं माइनर डैमेज के लिए इस तरह से, ठीक है जी। ये देखें जैसे यहाँ पर कंप्लीट माइनर डैमेज है तो ये फ़ौरन नीचे आई है बढ़िया, जब माइनर डैमेज है तो इस तरह से फ़ौरन नीचे नहीं आएगी, ठीक है जी। तो अब उसके बाद थर्ड है, इफ़ देयर इज़ नो डैमेज काज ड्यू टू द इम्पल्स द वेव फॉर्म विल बी कंप्लीट एंड अनडिस्टॉर्टेड शोन इन फिगर 3। अगर तो कोई डैमेज नहीं है तो फिर जो वेव फॉर्म आपको दिखाई देगी वो इस तरह से होगी कि नो डैमेज, कोई डैमेज नहीं है ड्यू टू द इम्पल्स दैट इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल। अब उसके बाद ये है कि जो आप कंप्लीट या एक्चुअल इंसुलेटर का ब्रेकडाउन चेक करना चाहते हैं, तो क्योंकि जब आप उसको ऐसे ही जो है वो एयर के अंदर प्लेस करके उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो क्या हो जाता है कि उसकी जो फ्लैश ओवर है एयर आयोनाइज हो जाती है, और आप उसका अभी पंक्चर जो उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो चेक करने की से पहले ही फ्लैश ओवर हो जाता है और आपका जो है वो बाईपास स्पार्क बन जाता है। तो इससे फिर आपका प्रॉब्लम ये होता है कि हम इसको कैसे चेक करें। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि वो इंसुलेटर का जो एक्चुअल ब्रेकडाउन है उसको डिटरमिन करने के लिए आप उस इंसुलेटर को हाई परमिएबिलिटी जो है वो उस ऑयल के अंदर जो है इमर्स कर देते हैं, और फिर उसका जो है वो आप ब्रेकडाउन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फ्लैश ओवर इंसुलेटर्स का हो जाता है, यहाँ पर ये फ्लैश ओवर है, और इसको जब आप यहाँ पर इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर, फिर इसका जो फ्लैश ओवर है ये जो पंक्चर है ये थ्रू द बॉडी ऑफ द इंसुलेटर आप चेक करते हैं कि ये कितना उसको बेयर कर सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि फ्लैश ओवर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपने जो है वो, और क्योंकि आप जब इंसुलेटर डिज़ाइन करते हैं तो आप रखते हैं कि फ्लैश ओवर जो है वो बिफोर द पंक्चर हो जाए, तो इसलिए ये ऐसा हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसको इसके अंदर इमर्स कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ से इसको देखते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं